देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, देश के बुलेटिन में आपका स्वागत है। TV9 भारतवर्ष के वॉर रूम में आज बात होगी भारत चीन टक्कर की। चुशूल में आज भारत और चीन के सैन्य कमांडरों के बीच चौथे दौर की बहुत अहम बातचीत हो रही है और भारत आज एक बार फिर ड्रैगन को उसकी असलियत बता रहा है। इसके अलावा आपको नेपाली पीएम केपी ओली की जहरीली बोली पर देश में गुस्से की तस्वीरें भी दिखाएंगे। आपको बताएंगे कि ओली ने देश के लोगों को धोखा देकर कैसे स्विस अकाउंट में अरबों खरबों की दौलत इकट्ठा कर ली है। दिल्ली दंगों में मरकज कनेक्शन का खुलासा भी करेंगे। कोरोना पर देश के सामने सबसे बड़ी मुसीबत और राहत के बारे में भी आपको बताएंगे और बाढ़ बारिश से हो रही तबाही की तस्वीरें भी आपके सामने होंगी। तो शुरू करते हैं देश का बुलेटिन। आज फिर ड्रैगन को करारा जवाब मिलेगा। गलवान घाटी में अपनी गर्दन तुड़वा चुके चीन से फिर कमांडर लेवल की बातचीत चल रही है। इस मीटिंग के अहम मुद्दे क्या हैं, ये आप सबसे पहले इस रिपोर्ट में देखिए। आज एक बार फिर धोखेबाज चीन को उसकी हद याद दिलाई जा रही है। आज एक बार फिर विस्तारवादी चीन को असली आईना दिखाया जा रहा है। आज भी चीन को बॉर्डर पर अपनी सीमा में रहने का एहसास कराया जा रहा है। भारत चीन के सैन्य कोर कमांडर्स की चौथी बैठक है और इस बैठक में भारत मजबूती से एक बार फिर कहेगा कि चीन वापस अपनी उसी जगह पर जाए जहां वो अप्रैल में था। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव के बीच चीन लगातार बैकफुट पर है। भारत की सैन्य ताकत के साथ साथ जबरदस्त कूटनीति ने चीन को पीछे लौटने के लिए मजबूर कर दिया है। पिछले 3 दौर की बातचीत की तरह इस बार भी भारत की ओर से ड्रैगन के साथ डील के लिए एजेंडा पूरी तरह क्लियर है। सभी विवादित इलाकों से चीनी सैनिकों को हथियार सहित हटना होगा। पहली शर्त पैंगोंग लेक से चीन के और पीछे हटने की होगी। फिलहाल ड्रैगन आर्मी फिंगर 5 पॉइंट पर तंबू गाड़े हुए है। बैठक में भारत चीन टकराव के हर पहलू पर बारीकी से बात होगी। चीनी सेना गलवान में फिंगर 4 पॉइंट से पीछे हट गई है। तीसरे दौर की बैठक 30 जून को लद्दाख के चुशूल में हुई थी। बैठकों से दोनों देशों के सैनिकों के बीच तनातनी कम हुई है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से दूसरी बड़ी खबर यह है कि चीन अब भी हॉट स्प्रिंग से पीछे नहीं हटा है। सैटेलाइट इमेजेस से खुलासा हुआ है कि चीन पहाड़ियों के पीछे अब भी छुप कर बैठा है, लेकिन जो विवाद का मुख्य इलाका है वहां से चीन हट गया है। लेकिन अभी भी चीन के पुराने इतिहास को देखते हुए उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा दुनिया भर में चीन के खिलाफ गुस्सा और बढ़ गया है। अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भी चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ब्रिटेन का वॉरशिप साउथ चाइना सी की तरफ कूच कर चुका है। ब्रिटिश नेवी का वॉरशिप साउथ चाइना सी में अमेरिका जापान के साथ वॉर ड्रिल में शामिल होगा। क्वीन एलिजाबेथ ने इस वॉरशिप को हरी झंडी दिखाई है। और अब वो रिपोर्ट जिससे आपको चीन की फितरत का अंदाजा होगा। ड्रैगन का कोई ईमान नहीं है। अब वो गलवान घाटी में मारे गए अपने ही सैनिकों के घर वालों को परेशान कर रहा है। क्या है ड्रैगन का ये डर, ये आप इस रिपोर्ट में देखिए। क्या कोई भी मुल्क अपने ही सैनिकों की मौत से पल्ला झाड़ सकता है? क्या कोई भी मुल्क अपने ही सैनिकों के घरवालों से उनकी मौत की खबर छुपा सकता है? क्या कोई भी मुल्क युद्ध में मारे गए अपने सैनिकों के शहादत की बात से इनकार कर सकता है? ये काम सिर्फ वही मुल्क कर सकता है जिसका इतिहास आपराधिक हो या जिसके संविधान में मूल्यों की कोई कीमत ना हो, और ड्रैगन ने ऐसा ही कुछ करके दिखाया है। पहले चीन ने भारतीय सैनिकों के साथ हुई झड़प में मारे गए अपने सैनिकों की संख्या बताने से इनकार किया। अब चीन अपने उन सैनिकों के घरवालों पर दबाव बना रहा है कि ऐसे सैनिकों के अंतिम संस्कार से जुड़े क्रियाकर्म चुपचाप करें, इसकी भनक किसी को भी ना लगे। यह खुलासा एक अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने किया है। इसके मुताबिक चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय की तरफ से गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ झड़प में मारे गए सैनिकों के घरवालों पर दबाव बनाया जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है या तो अपने सैनिकों के अंतिम संस्कार से जुड़े क्रियाकर्म भूल जाएं या फिर गांव में बहुत दूर जाकर करें, जिसकी भनक किसी को भी नहीं लगनी चाहिए। ऐसा चीन इसलिए कर रहा है जैसे लोग चीन की सरकार के खिलाफ भड़क न जाएं। इससे पहले भी अमेरिका के वॉशिंगटन पोस्ट में दावा किया गया था कि चीन को डर है अगर वहां के लोगों को मारे गए चीनी सैनिकों की सही संख्या का पता चला तो शायद विद्रोह बढ़ सकता है। आपको बता दें, गलवान झड़प के बाद भारत ने अपने जवानों की शहादत का सम्मान किया, जबकि कई दिन होने के बाद भी चीन ने मारे गए सैनिकों के बारे में जानकारी देने से इनकार कर दिया था। चीन को डर है कि संख्या बताए तो लोग सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। गलवान झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे, जबकि चीन के 43 सैनिक मारे गए थे, लेकिन आज तक चीन ने अपने मारे गए सैनिकों की संख्या तक नहीं बताई है।
और दिल्ली की कोरोना अपडेट क्या है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो सरकार है, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, ये सरकार इस बात पे यकीन करती है कि अगर हमें देश का भविष्य बनाना है तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट शिक्षा के ऊपर करनी पड़ेगी। ये सारा जो कुछ बदल रहा है ये हमने नहीं बदला, बदलने वाले तो टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं। हमने क्या किया? हमने माहौल बदला है और हमने सारी सुविधाएं दी हैं बच्चों को पढ़ने के लिए और टीचर्स को पढ़ाने के लिए। ये बदला है। घर में जब दो बच्चे होते हैं, एक कमज़ोर होता है और एक होशियार होता है, तो माँ बाप का सारा अटेंशन कमज़ोर बच्चे पे जाता है। 2% बच्चे जो हमारे या तो फेल हो गए या कंपार्टमेंट आई है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, मायूस मत होना। हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे, हम आपको पास करवाएंगे और मेरी उम्मीद है 98% रिजल्ट 100% हो जाएगा जब कंपार्टमेंट के और उसके नतीजे आएंगे। आप बिल्कुल मायूस मत होना, पूरी दिल्ली सरकार आपके साथ है, पूरा तंत्र आपके साथ है। आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगवा के हम आपकी मदद करेंगे। और जब मैं कहता हूँ कि प्राइवेट स्कूल्स के 92% नतीजे, सरकारी स्कूलों के 98%, हम प्राइवेट स्कूल के खिलाफ नहीं हैं। ये कोई कंपटीशन नहीं हो रहा प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूलों के बीच में। ये केवल ये दिखाता है कि कल तक सरकारी स्कूल एक हीन भावना से ग्रस्त थे। किसी के पास भी पैसा होता था वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहता था, लेकिन आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 98% बच्चे इस बार उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं। उसी के बारे में जानकारी दे रहे थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की जहरीली बोली बदस्तूर जारी है। अब उनका नया प्रोपेगेंडा सामने आया है। पीएम ओली ने श्री राम को नेपाली और अयोध्या को जनकपुर के पास बता दिया है। भारत का राजकुमार रामलाई सीता जी, भारत का होइन अयोध्या का अयोध्या भनेको वीरगंजभन्दा अलिकति पर्छ। ये नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का नया प्रोपेगेंडा है। ड्रैगन के इशारे पर नेपाल के पीएम की नीयत इतना बदल गई कि अब जानबूझकर विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ओली कहते हैं कि असली अयोध्या भारत में नहीं, नेपाल के वीरगंज में है। भारत में नकली अयोध्या के निर्माण का दावा किया गया। नेपाली पीएम ने बेहद हल्के में बयान दिए और कोई प्रामाणिक तथ्य पेश नहीं किए। ओली कहते हैं कि त्रेता युग में संचार और यातायात के आधुनिक साधन नहीं थे, ऐसे में यूपी से जनकपुर पहुंचना मुमकिन ही नहीं था। अब एक नई अयोध्या की बात करना, किसके इशारे पर इस प्रकार की क्यों बात कर रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आज जिस प्रकार का नेपाल के प्रधानमंत्री ओली जी का बयान आया है, उससे हर राम भक्त और हमारे सभी पूज्य संत इससे बहुत नाराज हैं। यहाँ तक कि बाबरी मस्जिद के मुख्य पैरोकार रहे इकबाल अंसारी ने भी नेपाली पीएम को जवाब दे दिया। अयोध्या का जो महत्व है वो नेपाल नहीं जानता है। अपने आप को कहते हैं कि हमारा हिंदू राष्ट्र नेपाल है, लेकिन हम ये देखते हैं कि नेपाल में हिंदू विरोधी काम लोग करते हैं। दरअसल ओली इस युग के रावण ड्रैगन से प्रभावित हैं और उनके फैसले, बयान और प्रोपेगेंडा भी चीन के मुताबिक चलते हैं। लेकिन ओली के ऐसे बयानों का भारत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। और क्या ड्रैगन का सहारा लेकर नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली अरबपति खरबपति हो गए? एक इंटरनेशनल एजेंसी ने यही दावा किया है। ओली और उनकी पत्नी के स्विस बैंक में अकाउंट होने का खुलासा हुआ है। ये पूरी खबर देखिए। चीन के पिट्ठू नेपाल के पीएम पर बड़ा खुलासा। केपी शर्मा ओली ने ड्रैगन की मदद से बनाई अरबों की संपत्ति। ओली के स्विट्जरलैंड बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए। ड्रैगन के इशारे पर बदली नेपाली पीएम की नीयत। इनसाइड स्टोरी।
ग्लोबल वॉच एनालिसिस के एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने चीन की मदद से अरबों की संपत्ति बनाई है। उनकी संपत्ति में पिछले कुछ साल में तेजी से इजाफा हुआ है। ओली और उनकी पत्नी का स्विट्जरलैंड के एक बैंक में अकाउंट है जिसमें करोड़ों रुपए जमा है और इस सब के पीछे ड्रैगन की चाल है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन गरीब देशों के भ्रष्ट नेताओं का इस्तेमाल कर उस देश में पैठ बना रहा है। ग्लोबल वॉच एनालिसिस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नेपाल इसका एक उदाहरण है। इस रिपोर्ट के लेखक रोलैंड जैकवर्ड ने दावा किया है ओली का स्विट्जरलैंड के मेराबॉट बैंक के जेनेवा ब्रांच में एक अकाउंट है। इसमें $5.5 मिलियन यानी करीब 41 करोड़ 34 लाख रुपए डिपॉजिट हैं। ओली और पत्नी राधिका शाक्य को सालाना करीब $0.5 मिलियन मिलता है। रिपोर्ट में ओली के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों का उदाहरण देते हुए बताया गया है कि उन्होंने चीन के सहयोग से व्यापारिक सौदों में फायदा कमाया। रिपोर्ट के मुताबिक ओली ने कंबोडिया के दूरसंचार क्षेत्र में निवेश पर बड़ी डील की। डील में ओली की मदद चीन के राजदूत ने की। इस डील से ओली पर करोड़ों कमाने का आरोप है। ओली ने चीन के लिए सरकारी नियमों को ताक पर रखा। दूसरे कार्यकाल में भी ओली पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। 2018 में ओली ने बिना टेंडर के चीनी कंपनी को ठेका दे दिया। 2019 में भी 2 चीनी कंपनियों को बिना टेंडर के ठेका देने का आरोप है। ओली पर कोरोना उपकरणों की खरीद में भी घोटाले का आरोप लगा। नेपाल ने 73 मिलियन यूरो के चीनी उपकरण खरीद डाले। ओली के कई फैसलों पर उनका विरोध भी हुआ, लेकिन जिसके सिर पर ड्रैगन का हाथ हो उसकी नीयत खराब होना लाजमी है। और इनकम टैक्स ने आज कई ठिकानों पर छापेमारी की है। इसमें मुंबई के वो ठिकाने भी शामिल हैं जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबियों के बताए जा रहे हैं। क्या है ये पूरी खबर, देखिए 100 सेकंड में। राजस्थान में सियासी संकट अपने चरम पर था, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली, मुंबई, जयपुर समेत 24 ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड शुरू हो गई। यह सिलसिला आज भी जारी रहा। सियासी संकट के बीच इनकम टैक्स ने कांग्रेस नेताओं सहित अशोक गहलोत परिवार के करीबियों पर शिकंजा कसा और छापेमारी की। मुंबई में 9 जगहों पर छापेमारी हुई। गहलोत परिवार के करीबी और वैभव गहलोत के बिजनेस पार्टनर बताए जाने वाले रतन कांत शर्मा के मुंबई के शांतिवन फ्लैट में भी छापेमारी हुई, जहां से कैश, गहने और दस्तावेज बरामद हुए हैं। फिलहाल सीआरपीएफ जवानों को तैनात किया गया है। इस वक्त मुंबई के मलाड इलाके में है। यहाँ पर गहलोत परिवार के करीबी रमाकांत शर्मा रहते हैं और न सिर्फ गहलोत परिवार के करीबी बताए जाते हैं बल्कि अशोक गहलोत के जो बेटे हैं वैभव गहलोत, उनके साथ ये बिजनेस पार्टनर भी हैं। ये भी बताया जा रहा है कल यहाँ पर रेड पड़ी आईटी की और उसके बाद से ही यहाँ पर लगातार सीआरपीएफ की जो टीम है उनको तैनात कर दिया। सुरक्षा कारणों से आईटी की जब यहाँ पर रेड पड़ी तो उसमें नकदी, ज्वेलरी, इसी के साथ साथ कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। और अब ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि इन छापेमारी के बाद जो सियासी संकट इस वक्त राजस्थान में है वो गहलोत परिवार के लिए, गहलोत सरकार के लिए और भी ज़्यादा बढ़ जाता है या तस्वीरें कुछ और होती हैं। एक दिन पहले अशोक गहलोत के करीबी कहे जाने वाले राजीव अरोड़ा और धर्मेंद्र राठौर के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। राजीव अरोड़ा ज्वेलरी फर्म आम्रपाली के मालिक हैं। इनके अलावा ओम मेटल्स के एमडी सुनील कोठारी के ठिकानों पर भी रेड की गई। कोठारी भी गहलोत के करीबी बताए जाते हैं। और इस बीच दिल्ली दंगों की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के हाथ 2 कॉल डिटेल्स लगी हैं जिनसे दिल्ली दंगों की साजिश के तार खुल सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली दंगों की जांच में पुलिस के हाथ अहम सबूत लगे हैं। इसमें मरकज की भूमिका शक के दायरे में है। दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद के खासम खास अब्दुल अलीम से पूछताछ की है। अब्दुल से राजधानी स्कूल के मालिक और मरकज के संबंधों को लेकर सवाल पूछे गए। जांच में क्राइम ब्रांच के हाथ लगे सबूत काफी अहम बताए जा रहे हैं। क्राइम ब्रांच के हाथ 2 कॉल डिटेल्स लगी हैं। इन दोनों कॉल डिटेल में दंगों से जुड़े अहम सबूत हैं। ये कॉल डिटेल्स दंगों के दौरान और उससे पहले की हैं। इन कॉल डिटेल्स के सामने आने के बाद मौलाना साद के करीबी अब्दुल अलीम और राजधानी स्कूल के मालिक फैजल फारूकी दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी। जांच में खुलासा हुआ है कि राजधानी स्कूल का इस्तेमाल दंगाइयों के लिए बेस कैंप की तरह हुआ। पुलिस को कुछ दस्तावेज भी मिले हैं जिससे बात साबित होती है कि अब्दुल अलीम दंगों के वक्त भी राजधानी स्कूल के मालिक फैजल फारूकी के संपर्क में था। राजधानी स्कूल के मालिक की प्रॉपर्टी को लेकर पूछताछ की गई। दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि दंगों में भूमिका पाए जाने पर गिरफ्तारी की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने हिंसा के मास्टरमाइंड फैजल फारूक को बताया था। पुलिस के मुताबिक हिंसा बड़ी साजिश के तहत हुई और फैजल फारूक हिंसा के ठीक पहले पीएफआई के कई नेताओं
पिंजरा तोड़ ग्रुप, निजामुद्दीन मरकज, जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी और देवबंद के कुछ धर्म गुरुओं के संपर्क में था। फैजल हिंसा के एक दिन पहले देवबंद भी गया था। उसके मोबाइल फोन से इस बात के सबूत मिले थे। ये मामला राजधानी पब्लिक स्कूल के पास DRP स्कूल के मालिक और मैनेजर की शिकायत पर दर्ज हुआ था। चार्जशीट के मुताबिक दंगाइयों ने राजधानी पब्लिक स्कूल की छत पर बड़े पैमाने पर तेजाब, ईंटें, पत्थर और पेट्रोल बम जमा किए थे। और गैंगस्टर विकास दुबे तो मारा जा चुका है, लेकिन उसकी बर्बादी के सबूत अब तक मिल रहे हैं। पुलिस ने अब एक नामी बदमाश को पकड़कर 2 खतरनाक हथियार बरामद कर लिए हैं। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। यूपी पुलिस के दिग्गज अधिकारियों के हाथ में अल्ट्रा मॉडर्न हथियार हैं। एक है AK-47 जिसका इस्तेमाल हमारी सेना करती है और दूसरा है इंसास राइफल जिसका इस्तेमाल सेना, पुलिस के अलावा दूसरे जवान भी करते हैं। ये बेहद खतरनाक हथियार हैं जो हाल ही में एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे के घर से बरामद हुए हैं। ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कानपुर पहुंचकर इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि पुलिस की टीम ने कानपुर शूटआउट मामले में एक और 50,000 के इनामी बदमाश शशिकांत उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया है, जिसकी निशानदेही पर ये हथियार बरामद हुए हैं। विकास दुबे के घर से AK-47 राइफल जो लूटी गई थी, मैं 17 कारतूस व शशिकांत के घर से इंसास राइफल और उसके 20 अदद कारतूस बरामद किया गया है। इनामी बदमाश शशिकांत की निशानदेही पर पुलिस की टीम बिकरू में विकास के घर पहुंची और यहां जांच के बाद मकान के अंदर से एक AK-47 और 17 जिंदा कारतूस बरामद किए। वहीं शशिकांत के घर से इंसास राइफल और 20 जिंदा कारतूस बरामद किए। बरामदगी एक अदद AK-47 राइफल व 17 जिंदा कारतूस सरकारी, दूसरा एक अदद इंसास राइफल, मैं 20 अदद जिंदा कारतूस सरकारी। कुल 21 अभियुक्त नामित थे, इसमें से इनको मिला के 4 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कानपुर पुलिस शूटआउट मामले में 21 लोग नामजद थे, 4 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। विकास दुबे समेत 6 लोगों का एनकाउंटर हो चुका है और 11 लोगों की तलाश जारी है। और अब राजस्थान की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस सचिन पायलट के खिलाफ एक्शन का मूड बना चुकी है। आज फिर बैठक में नहीं पहुंचे सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक, और इस बैठक में पायलट के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो गया। वहीं पायलट समर्थक विधायकों पर भी एक्शन तय माना जा रहा है। यानी साफ है कि अब कांग्रेस सचिन पायलट को और नहीं मनाएगी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विधायक दल की मीटिंग हुई है अशोक गहलोत के नेतृत्व में और सभी विधायकों ने हाथ उठाकर अशोक गहलोत के नेतृत्व में भरोसा जताया है और साथ ही साथ सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो गया है। और थोड़ी देर में राजस्थान कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उसमें सारी बातों की डिटेल्स शेयर की जाएंगी मीडिया के साथ। लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि अब सचिन पायलट के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि सचिन पायलट और समर्थक विधायक जो कि आज की बैठक में भी गैर हाजिर रहे, उनके खिलाफ प्रस्ताव भी पारित हुआ है आज की मीटिंग में। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।